Hello guys, welcome. Good morning. This is Vedant Education, 11th Science Chemistry. Guys, as usual you know atomic structure chapter हमारा चल रहा था, उसमें बहुत सारे लेक्चर्स थे, बहुत सारे नहीं, कुछ एक एटॉमिक मॉडल्स पे हम बात कर चुके हैं। हम प्रोग्रेसिवली एटॉमिक मॉडल्स की बात कर रहे हैं बच्चों, एक के बाद एक नए से नए सुधार किए गए मॉडल्स की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। बीच बीच में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आ गए, ईएमआर आ गई, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आ गई, ये सारी चीजों की हमने बात कर रही। तो मैं थोड़ा सा एटॉमिक मॉडल्स की प्रोग्रेसिव सीरीज आपको बताता हूँ, क्योंकि आज हमारा नया टॉपिक है बॉर्स एटॉमिक मॉडल। तो उससे पहले हमने देखी, सबसे पहले थॉमसन मॉडल की हमने बात की थी। थॉमसन मॉडल ने क्या कहा था कि जो धनावेश है, धनावेशित गोला बोला था, किसको एटम को क्या कहा था उसने, धनावेशित गोला, जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या है, बीज की भांति, बीज की तरह उसमें पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड थे, यही बोला था। काफी सारी इसकी कमियां थी। फिर कौन आए, फिर आए रदरफोर्ड भैया आए। रदरफोर्ड भैया ने क्या कहा कि क्या है, केंद्रीकृत धनावेश है जो उसका मुख्य द्रव्यमान का कारण है, और बाकी परमाणु क्या है, परमाणु खाली पड़ा हुआ है, अतिरिक्त परमाणु। और इसको इसने क्या बोला था, नाभिक बोला था। इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ घूमने की बात इसने बोली थी। इस नाभिक के चारों तरफ अपनी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के घूमने की बात इसने बोली थी। ठीक है, इसकी कमी क्या थी कि भैया अगर कोई एक नाभिक के चारों तरफ, एक केंद्र के चारों तरफ चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन के जैसा चार्ज पार्टिकल अगर घूमेगा तो क्या करेगा, वो रेडिएंट एनर्जी को एमिट करेगा, ठीक है, ऊर्जा को तरंग के रूप में उत्सर्जित करेगा। ईएमआर हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन के आधार पे तो ईएमआर का जन्म हुआ था। तो अगर ऐसा करेगा तो एनर्जी लूज कर रहा है, तो इसका जो पथ है वो छोटा होता चला जाएगा और एक बार ये नाभिक में जाकर के गिर जाएगा, मतलब एटम का अस्तित्व चौपट हो गया। रदरफोर्ड बाबा यहाँ फेल हो गए, बहुत ही मुश्किल हो गई, इतनी मेहनत की। फिर इसको मॉडिफाई करने के लिए फिर कौन आया, चलो हमारे पास बोहर मॉडल आया। ठीक है, बोहर मॉडल, और बहुत मेहनत करके आए ये, और इन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा उसके बारे में हम अब इसके अंदर देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये कहेंगे कि बोहर मॉडल जो है वो क्वांटम मैकेनिक पर, क्वांटम यांत्रिकी पर निर्धारित एक थ्योरी है, ध्यान रखना। देखिए किसने दी थी, ये है नील्स बोर ने दी, बोर ने दी थी, जो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल है। कैसा है ये, क्वांटम यांत्रिकी मॉडल है। देखिए बहुत सारी बातें जो है नील्स बोर ने भी वही कही जो रदरफोर्ड ने कही थी। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, नाभिक कहाँ है, परमाणु एग्जैक्टली दिखता कैसा है, वो सारी चीजें उसने बोली। लेकिन जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात थी रदरफोर्ड की, कि वो परमाणु के अस्तित्व को नहीं समझा सका, तो उस अस्तित्व को समझाने के लिए ही बोहर ने कुछ मॉडिफिकेशंस दिए, तो वो थोड़े अलग आएंगे। ठीक है, तो अब देखिए बोहर परमाणु मॉडल किसने दिया, नील्स बोर ने दिया, और वो क्वांटम यांत्रिकी पर निर्धारित है। ठीक है, और इसने क्या किया, इसमें बहुत सारी अवधारणाएं थी। ठीक है, बहुत सारी इसके क्या थी, अवधारणाएं थी, और वो क्या क्या थी वो अपन इसमें देखेंगे। और इसके अंदर देखिए जो इसके पोस्टुलेट्स थे, अवधारणाएं, क्योंकि कोई भी मॉडल आप समझेंगे तो उसकी क्या होगी, अवधारणाएं आपको देखनी होंगी, पोस्टुलेट्स देखने होंगे। पहली बात इसने क्या कही, वही चीज कही कि भैया जो आपका परमाणु है उस पे केंद्रीकृत धनावेश है, जिसको आपको नाभिक बोला गया, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, देखिए इसके अनुसार परमाणु का द्रव्यमान केंद्रीकृत है, जो धनावेशित भाग होता है। क्या होता है वो, धनावेशित भाग होता है, इसे नाभिक कहा, इसे
क्या कहा? नाभिक, न्यूक्लियस कहा गया। तथा इसमें कौन कौन होते हैं बच्चों? प्रोटॉन तथा कौन होते हैं? न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। बोलो भैया आपको बात। अच्छा, ये वाली चीज तो पहले भी बोली जा चुकी है? इसमें कोई वो बात ही नहीं है, क्योंकि ये वाली चीज जो है उसको बोलने के लिए तो रदरफोर्ड ने बोल दिया था। ठीक है, अब ये जो भाग है यह है परमाणु से बहुत छोटा है। अच्छा, आपको ये चीजें हमने रदरफोर्ड के अंदर एक चीज समझी थी। क्या समझी थी? कि डायमीटर ऑफ एटम जो है वो कितना होता है? 10 की घात 5 गुना डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस होता है। ये बच्चों ने पढ़ा था कि भैया परमाणु का जो डायमीटर है, व्यास है, वो न्यूक्लियस नाभिक के व्यास के 10 की घात 5 गुना होता है। और इसके साथ साथ हमने एक और पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ एटम, उस परमाणु का जो आयतन है बच्चों, वो कितना गुना होता है? 10 की घात 15 गुना होता है आयतन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आयतन का। तो इससे आप देख सकते हैं कि परमाणु तो बहुत छोटा है ही है ना? परमाणु बहुत छोटा है। ये चीज रदरफोर्ड ने भी बोल दी थी और यही चीज बहुत बोलता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें बात आती है अगले पोस्टुलेट की। देखते हैं अगला पोस्टुलेट क्या है। वही चीज जो रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन्स के बाह्यतम अपने कोर्स में रिवॉल्व करने की, घूमने की जो बात बोली, वही क्या है इसने भी बोली कि ठीक है, आपका ऋणावेशित जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ अपनी कक्षा में घूमता रहता है, जैसे सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं? ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो इसके अनुसार क्या हुआ? नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जो सौर मंडल की भांति होता है। कैसे लगता है वो? सौर मंडल की भांति होता है। ठीक है क्या? अच्छा, यहां पे जो पथ है, यहां जो कक्षा है, यहां इलेक्ट्रॉन के पथ कैसे हैं? ये जो इलेक्ट्रॉन के पथ है वो कैसे हैं? सर्कुलर है। ठीक है ना? सर्कुलर मतलब गोलाकार है। यहां इलेक्ट्रॉन के पथ गोलाकार है। ठीक है साहब, वो इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है, हमें समझ में आ गया, जैसे रदरफोर्ड ने बोला वही चीज इसने बोली। और इसने क्या बोली कि जो हमारे पास में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना बच्चों, इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर ये तो क्या हो गया? आपका नाभिक हो गया, ये हो गई इसकी अलग अलग कक्षाएं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन के ऊपर अंदर की तरफ कौन सा बल लग रहा है? ये आकर्षण बल लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बोलेंगे। वैद्युत स्थैतिक आकर्षण। तो इसने क्या कहा कि भैया आपके जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि वो ऋणावेशित है और आपके पास जो नाभिक है वो क्या है? वो कैसा है? धनावेशित है। तो धनावेशित और ऋणावेशित के बीच में आकर्षण लगेगा, जिसको वैद्युत स्थैतिक आकर्षण हम बोल रहे हैं, या इसी को कुलाम्बिक भी कह देते हैं। कुलाम्बिक आकर्षण बल भी बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी के ऊपर बाहर की तरफ इसको हम क्या बोलेंगे? अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय बल। और अभिकेंद्रीय बल क्या करता है? नाभिक से दूर फेंकने वाले बल को हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत
स्थैतिक आकर्षण बल है ना, जो मैंने आपको समझा दिया है कौन सा होता है, तथा अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल बराबर होते हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ फेंकने वाला, क्योंकि कोई भी आपके पास वस्तु, कोई भी कण अगर किसी नाभिक की तरफ चारों तरफ चक्कर काटेंगे तो उनको एक बल जो होता है वो नाभिक से दूर फेंकता है, जिसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है, mv²/r होता है। ठीक है, और नाभिक की तरफ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है इसका वैल्यू कितना होता है, kq1q2/r² होता है। तो ये दोनों बल बराबर बराबर होते हैं और इसीलिए इलेक्ट्रॉन स्थायी होता है। और इलेक्ट्रॉन के इस स्थायित्व को इसने और अच्छे से एक्सप्लेन किया, वो अभी अपन आगे देखते हैं। लेकिन इतनी इसने बात कही कि भैया ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सौरमंडल की तरह घूमेगा, सर्कुलर गोलाकार पथ है, उसमें उसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है अंदर आने वाला, वो इसके बाहर जाने वाले अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। एंड लेट मी जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूलाज ऑफ दीस टू फोर्सेस। देखिए, वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल, ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है kq1q2/r²। ये पहला, क्योंकि ये किसके बीच में लग रहा है, दो आवेशों के बीच में लगता है वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल। ठीक है, ध्यान देना, दो आवेशों के बीच में लगता है। और ये तो कांस्टेंट हो गया, q1 और q2 क्या है, वो दोनों आवेश है, और r क्या है, वो त्रिज्या जिस पथ के अंदर दूसरा आवेश स्थित है। तो यहां से लेकर के यहां वाले इस इलेक्ट्रॉन के जो पथ की त्रिज्या हो जाएगी r। बोलो समझ में आ रहा है। और दूसरा आपके पास फोर्स कौन सा गया बच्चों, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल ये क्या करता है, ये किसी भी घूमते हुए कण के ऊपर नाभिक से केंद्र से दूर भेजने वाला बल होता है अभिकेंद्रीय बल, जिसको आप लिख सकते हैं mv²/r लिख सकते हैं। ये क्या है, अभिकेंद्रीय बल होता है। और आप बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझ सकते हैं कि अभिकेंद्रीय बल क्या है। देखिए, m मास का कण है जो चक्कर लगा रहा है, कितनी वेलोसिटी से, किस स्पीड से चक्कर लगा रहा है, v वेलोसिटी से चक्कर लगा रहा है, और कौन से पथ में चक्कर लगा रहा है, जिसकी त्रिज्या क्या है, r। तो ये दोनों बल क्या हो जाते हैं, यहाँ पे बराबर हो जाते हैं। और मैं लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन के लिए ये दोनों कैसे होते हैं, कि q1q2/r² will be equals to mv²/r as per the Bohr's model। बोहर का ये जो मॉडल है उसके अकॉर्डिंग ये होता है। ठीक है गाइस, तो बोहर का ये मॉडल, इसमें दो पोस्टुलेट हुए। तीसरे पोस्टुलेट की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं, और तीसरा पोस्टुलेट आप बहुत अच्छे से देखना बच्चों कि क्या कहता है वो तीसरे पोस्टुलेट के अंदर। उसने क्या कहा कि भैया जो ये आप इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसकी बात कर रहे हैं कि ठीक है इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, पागलों की तरह इसी के ऊपर आप चिपके हुए हैं। अरे वो घूम कहाँ रहा है, जो उसका पथ है वो किसी भी पथ में नहीं घूम सकता है बच्चों, इस बात पे ध्यान देना है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो किसी भी पथ में नहीं घूम सकता है, उसका एक निश्चित पथ होता है जिसको हम कक्ष कहते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखना, इलेक्ट्रॉन किसी भी पथ में चक्कर नहीं लगाता, तो कहां लगाता है, जबकि यह इलेक्ट्रॉन एक निश्चित पथ में चक्कर लगाता है, जिसे कक्ष, बच्चों ये जो इंग्लिश के वर्ड है ये बार बार कहेंगे तो इनको ध्यान देना, ऑर्बिट कहते हैं। चलो ठीक है, उसने ये तो कह दिया कि विशेष में चक्कर लगाएगा, ये विशेष को एक्सप्लेन तो करो, आइडेंटिफाई तो करो कि कौन से विशेष में चक्कर लगाएगा।
ठीक है। तो वो विशेष कक्ष कौन सा होगा, वह कक्ष कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन उसी कक्ष में चक्कर लगाएगा जिसमें एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, ठीक है, वो जो कोणीय संवेग है LH/2π, H/2π के बराबर हो। बच्चों एक बात पे ध्यान देना कि उसने ये सारी बातें बोल दी है, ये सारी चीजें कहती हैं कि भैया वो ऐसे ही कहीं चक्कर नहीं लगाएगा, क्योंकि रदरफोर्ड ने तो ये बोला था कि ठीक है वो चक्कर लगाएगा, लेकिन कहाँ चक्कर लगाएगा, उस क्वेश्चन के जवाब में इसने कहा कि वो ऐसी मर्जी है जहां पे चक्कर नहीं लगाएगा, उसका एक निश्चित पथ होगा। वो कौन सा पथ होगा, इलेक्ट्रॉन उसी कक्ष में या पथ में चक्कर लगाएगा जिसमें कोणीय संवेग H/2π के बराबर होगा। मतलब कोणीय संवेग देखिएगा बच्चों क्या होता है, कोणीय संवेग क्या होता है, MVR। कोणीय संवेग क्या है, MVR विल बी इक्वल्स टू H/2π। वो किसके बराबर हो जाए, उस कक्ष का कोणीय संवेग किसके बराबर हो जाए, H/2π वैल्यू के बराबर हो जाए। उसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, मेरी बात पे ध्यान देना। लेकिन फिर से वही सवाल उठता है कि ठीक है आपने कहा कि यहाँ पे चक्कर लगाएगा, लेकिन स्थायित्व तो आपने फिर भी एक्सप्लेन नहीं किया। अगर इलेक्ट्रॉन इस कक्ष में चक्कर लगाएगा तो भी तो इलेक्ट्रॉन तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, उसको नाभिक में गिर जाना चाहिए, वो स्थायी क्यों है। फिर उसने कहा कि उस कक्ष का, जिस कक्ष में कोणीय संवेग MVR = H/2π है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो वो अपनी ऊर्जा का ह्रास नहीं करता है। इस बात पे ध्यान लगाना। तथा इस कक्ष में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस परमाणु के स्थायित्व की बात आ रही है, तथा इस कक्ष में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जन नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और अगर इसके कहीं और दूसरी कक्षा में चक्कर इलेक्ट्रॉन काट रहा है तो ऊर्जा का ह्रास होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कहां है, MVR = H/2π, अगर आप उस कक्षक का कोणीय संवेग कैलकुलेट करेंगे और H/2π के बराबर आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि भैया वो सही कक्षा में चक्कर काट रहा है और अब उस इलेक्ट्रॉन से उत्सर्जन ऊर्जा का नहीं होगा, तो वो स्थायी रहेगा, अब नाभिक में नहीं गिरेगा। अगर उसने किसी छोटे कक्षक में या बड़े कक्षक में चला गया तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। ध्यान देना इस बात पे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। अब देखिए, अब मैं ये कहता हूं कि भैया ये है क्या चीज है, MVR को देखिए क्या है, पहले तो अपन इसको समझते हैं। आपके पास में ये है नाभिक, ठीक है, उसके बाहर क्या है, ये बहुत सारी कक्षाएं हैं, ठीक है। थोड़ा सा छोटी हुई कक्षा अंदर की तरफ आ गई है, लेट मी डू इट अगेन। ये है कक्ष, ठीक है। सपोज इलेक्ट्रॉन यहां पे रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका कोणीय संवेग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है बच्चों, द्रव्यमान कितना है, m। तो m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितनी दूरी पर, r त्रिज्या पर है, और वो इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है। तो उस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होगा, MVR होगा। तो कोणीय संवेग MVR का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का मास गुना उसको चक्कर लगाने की स्पीड गुना दूरी, रेडियस, इन तीनों का गुना करेंगे तो वो H/2π के बराबर आना चाहिए। तब वो इलेक्ट्रॉन अपनी इस कक्षा में सही है, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा और चुपचाप चक्कर काटता रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो ऐसे कक्ष के अंदर अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो वो हमेशा चक्कर काटेगा, ठीक है।
इसी कक्ष को स्थायी कक्ष कहते हैं। बोलिए, बात समझ में आती है क्या? ठीक है। अच्छा, अब देखिए, ये जो आपका MVR होता है वो क्या है, n नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, एक होल नंबर इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है ना। एक डेफिनेट ऑर्बिट के लिए जो एंगुलर मोमेंटम है दैट कुड बी ए होल इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। निश्चित कक्ष के लिए MVR एक पूर्ण संख्या n का गुणक होगा। इसका मतलब MVR will be equals to NH over 2 पाई। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अगर पता करना है कि इलेक्ट्रॉन का वो कक्ष कौन सा होना चाहिए जिसमें वो शांति से चक्कर लगाता रहेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा, ये n कक्षक है। आप इसको निकाल लीजिए। H प्लांक कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट पढ़ लिया है ना हमने, कितना होता है 6.626 into 10⁻⁻31 किलोजूल और -34 जूल्स, ठीक है ना। पाई कांस्टेंट है, n उस कक्ष की संख्या, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान v, वेलोसिटी r, रेडियस n निकल सकता है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का आप वो निश्चित कोष या कक्षक निकाल सकते हैं जिसमें वो बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए चक्कर लगाएगा और परमाणु स्थायी रहेगा। वो क्या है, n क्या हो सकता है, n क्या हो सकता है, n could be equals to 1 2 3 and goes to infinite। बच्चों इस बात से ध्यान देना, जबकि n could not be half 1.5 2.5, ये नहीं हो सकता है। बच्चों इस बात पे ध्यान रख लेना। अरे भैया, डेट का मतलब क्या हो गया, n की वैल्यू डेट का मतलब क्या हो गया, पहला भी और दूसरा भी, मतलब पहले और दूसरे के बीच में, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना। ये कक्षा है, ये कक्ष है जिसमें वो चक्कर लगा रहा है, तो यहां तो चक्कर लगा ही नहीं सकता ना, क्योंकि इसका MVR तो किसका मल्टीपल हो गया, डेट गुना का मल्टीपल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? या डेट आ जाएगा तो गड़बड़ होगी पूरा। n मल्टीपल होल नंबर, पूर्ण संख्या, 1 2 3 इनफाइनाइट तक जा सकता है। बोलिए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको पूछने कि कौन सी कक्षा में चक्कर लगाएगा, MVR equals to NH over 2 पाई निकाल लो, n निकाल लो, इसके अंदर उसी कक्षा में चक्कर लगाएगा, वहां पे वो एनर्जी का लॉस नहीं करेगा। इसी को उसकी स्थायी कक्षा कहते हैं, जिसमें वो एनर्जी का लॉस नहीं करेगा बच्चों। ठीक है क्या, समझ में आई क्या बात? ठीक है ना। और अगर वो जिस कक्षा में एनर्जी का लॉस नहीं करता है, लगातार अंतिम समय तक घूमता रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? आगे बढ़ो बच्चों, तीसरे के अंदर और मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा, ठीक है। वह कक्षक जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, वह क्या कहलाता है? ग्राउंड स्टेट, उसका निम्न ऊर्जा स्तर कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? निम्न ऊर्जा स्तर कहलाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर अपनी ग्राउंड स्टेट में है, अपने निम्न ऊर्जा स्तर में है, तो वो क्या होगा? स्थायी होगा, और उसका वही वो निश्चित कक्षक है जिसका MVR equals to NH over 2 पाई आएगा। ठीक है ना। तो ये जो n है ना, ये क्या है? उसका ग्राउंड स्टेट है बच्चों। ठीक है। अच्छा देखिए, हमें ये मालूम है कि भैया अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन करता रहता है, तो इसका मतलब जो आपके पास ये कोष है, ठीक है, वो क्या होते हैं? एक डेफिनेट एनर्जी से एसोसिएटेड होते हैं।
हैं। देखिए मैं फोर्थ पोस्टुलेट की मैं बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन के कक्ष, ठीक है ना, जिसको आप कोष कहते हैं, कोष की एक निश्चित ऊर्जा होती है। ठीक है, क्या होती है उसकी? एक निश्चित ऊर्जा होती है, अतः इन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो देखो बात कहां से आ गई, उस चक्कर लगाए जाने वाले कोष और कक्ष से बात कहां आ गई कि वो कहां चक्कर लगा रहा है, अपने एक निश्चित ऊर्जा स्तर में चक्कर लगा रहा है, जिसको हमने ग्राउंड स्टेट कहा है, क्योंकि वो हर एक कक्ष क्या होता है, एक निश्चित ऊर्जा से एसोसिएटेड होता है। ठीक है, और अगर आप देखना चाहें तो इन्हें ए बी सी के से शुरू करते हैं, वैसे के एल एम एन ओ या 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट नाम देते हैं। देखना बच्चों, नाभिक से बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ, समझिएगा बात को आसानी से। ये सभी क्या है, अगर आपको लगता है कि भैया ये कोष है, कक्षाएं हैं इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने की, तो ये सभी क्या है, ऊर्जा स्तर है। ठीक है बच्चों, ये सभी क्या है, ऊर्जा स्तर। ठीक है, और ये कहां पे चला जाएगा, आखिरी कहां पे चला जाएगा, इनफाइनाइट। क्या कहा गया है कि भैया ऊर्जा स्तर कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, फिक्स नहीं है। ठीक है, फिक्स नहीं होते हैं। तो हाँ, परमाणु में कितना है, सभी परमाणुओं में इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने में चक्कर लगा रहा है वो फिक्स होता है, क्योंकि n फिक्स है हमारे पास। ये इनफाइनाइट तक जा सकता है, लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो पहली कक्षा में चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ऐसे करके वो अलग अलग होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो जो पहला ऊर्जा स्तर है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोल दिया K। ठीक है, फिर क्या बोला L, फिर बोला M, फिर बोला N, डैश 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 करके आगे चले जाएंगे। इसको अगर आप संख्या में दें तो 1 2 3 4 डैश 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 करके इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ऊर्जा स्तर है, और इनको इस तरीके से नाम दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए जैसा कि हमें मालूम है कि सभी कोष एक अपनी निश्चित ऊर्जा से एसोसिएटेड है, सभी कोष की एक निश्चित ऊर्जा होती है। तो इलेक्ट्रॉन अगर अपने कोष को बदलता है बच्चों, ध्यान देना, नया पोस्टुलेट पांचवा, यदि देखिए क्योंकि सभी कोष की एक निश्चित ऊर्जा होती है। ठीक है साहब, ये बात हमें समझ में आती है। ठीक है, सभी कोष की क्या है, एक निश्चित ऊर्जा होती है। और अब हम ये कह रहे हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन अपने कोष को बदलता है, कौन से कोष को, mvr=n/2π वाले को, जो तो स्थायी है उसको अगर बदलता है तो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, इधर जाएगा उच्च ऊर्जा स्तर आएगा, है ना, वापस पीछे आएगा तो निम्न ऊर्जा स्तर आने वाले हैं, और यहां से यहां उच्च ऊर्जा में जाएगा तो क्या करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा कि नहीं करेगा बच्चों, अवशोषित करेगा जब तो उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। और अगर अपने एनर्जी लेवल से ही वापस नीचे के एनर्जी लेवल में आ रहा है तो क्या करेगा, ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। देखिए समझ में आ रही है बात आपको, है ना। और इसी से क्या होता है कि एक्साइटेड एनर्जी बन के आती है। जैसे
सो फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, इसे ही हम क्या कहते हैं, उत्तेजित अवस्था कहते हैं। अवस्था देखिए, फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन इसकी प्रथम उत्तेजित अवस्था कौन सी होगी बच्चों? सेकंड ऑर्बिट, है ना, क्योंकि वो पहले ऑर्बिट में बैठा है, यहां पे बैठा है पहला, ये तो नाभिक है, ये तो क्या है, नाभिक। पहला ऑर्बिट कौन सा हुआ? ये वाला के, इसमें इलेक्ट्रॉन बैठा है, सपोज कीजिए। वो क्या कर रहा है? पहली उत्तेजित अवस्था, तो पहली उत्तेजित अवस्था क्या होगी? वो यहां आ जाएगा, तो कौन सी ऑर्बिट में आ गया? दूसरे में। दूसरी, पहले में रहने वाला है, दूसरी उत्तेजित अवस्था है, तो पहली है और दूसरी तीसरे में चला जाएगा। तो इसकी प्रथम उत्तेजित अवस्था सेकंड ऑर्बिट, इसकी द्वितीय उत्तेजित अवस्था क्या हो जाएगी? थर्ड ऑर्बिट हो जाएगी, है ना। तो ऐसे करके वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करके अपनी कक्षा बदल सकता है। तो ये वाली बात आप समझ सकते हैं, ठीक है क्या? तो अपनी एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में ऊर्जा को उत्सर्जित करके आ सकता है। ये बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती है बच्चों? ठीक है क्या? देखो, जैसे आप बात कर सकते हैं कि ये नाभिक है आपका, ये नाभिक है, इसके चारों तरफ ये एक ऊर्जा स्तर है, ठीक है, ये दूसरा ऊर्जा स्तर है, ये तीसरा ऊर्जा स्तर है, ये चौथा ऊर्जा स्तर है, ठीक है। ये ऊर्जा स्तर थोड़े छोटे होते जा रहे हैं बच्चों। तो देखो, ध्यान देना बच्चों बहुत अच्छे से। ये क्या है? n equals to 1, ये क्या है? n equals to 2, n equals to 3, n equals to 4। अब देखिए, पहले कक्ष का MVR निकालते हैं। MVR कोणीय संवेग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन इसमें घूमेगा, कौन घूमेगा उसका आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं ना, MVR कोणीय संवेग। देखिए कैसे निकालोगे? MVR n equals to 1 के लिए कितना होगा? MVR इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? NH ओवर 2 पाई। n की वैल्यू पहला अगर cos है तो कितनी हो गई? 1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? H ओवर 2 पाई। बोलो निश्चित हो गई कि नहीं हुई? तो इस cos का कोणीय संवेग H ओवर 2 पाई के बराबर होना चाहिए। इसका क्या होगा? 2H हो जाएगा। देखिए सेकंड आप कर सकते हैं, n इक्वल्स टू 2 के लिए कर सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा? MVR इक्वल्स टू NH ओवर 2 पाई है, तो पाई n की वैल्यू कितनी है? 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2H ओवर 2 पाई हो जाएगा, है ना। तो आप ऐसे ही करके थर्ड के लिए जा सकते हैं। तो n इक्वल्स टू थर्ड, तो थर्ड के लिए क्या हो जाएगा? MVR इक्वल्स टू NH ओवर 2 पाई, एंड यू सी n की वैल्यू 3 है, तो 3H ओवर 2 पाई आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप एक हर कोस के लिए क्या कर सकते हैं? MVR, और उसको निश्चित कर सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन उसको घूमेगा। हमें मालूम है कि हर एक कोस की अपनी एक एनर्जी होती है, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? E1 हो गई, इसकी एनर्जी क्या है? E2 हो गई, इसकी एनर्जी क्या है? E3 हो गई, इसकी एनर्जी क्या है? E4 हो गई। फोर्थ कोस है, चौथी, है ना। ये कौन सा कोस है? ये K है, ये क्या है? L है, ये M है, ये N है ना। तो ऐसे करके ये कौन सा है? फर्स्ट वाला, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कैसे भी करके आप इसमें इसको जज आउट कर सकते हैं। इसकी ये जो रेडियस है बच्चों, ये कितनी है? ये है R1, ठीक है। ये कितनी है? R2, ये कितनी है? R3, ये कितनी है? R4, है ना। तो इन सबकी रेडियस अलग अलग है। इस R1 रेडियस के लिए MVR कितना हो जाएगा? तो MVR1 इक्वल्स टू NH ओवर 2 पाई, तो H ओवर 2 पाई। MVR2 के लिए कितना हो जाएगा? उसमें रेडियस हम क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। m की वैल्यू उतनी रहेगी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, ठीक है, वेलोसिटी अलग अलग आती जाएगी। तो ऐसे करके आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां घूमेगा, ठीक है बच्चों। तो ये है इसका बोहर का एटॉमिक मॉडल, जो इसने बताया कि भैया इलेक्ट्रॉन कहां घूमेगा एग्जैक्टली, ठीक है। अब दो छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताता हूं
कि क्या होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी और क्या होता है सेपरेशन एनर्जी। ठीक है, अब देखिए हम बात कर रहे हैं आयनाइजेशन और सेपरेशन एनर्जी के बारे में। देखिए एक तो है आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा देखो, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का उत्तेजित अवस्था में जाना, ठीक है, आवश्यक ऊर्जा मैं पता कर रहा हूं, आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी, है ना। ये देखिए, तो देखो इलेक्ट्रॉन जिस भी कोष से अगले कोष में जा रहा है तो उसको उन दोनों कोष की ऊर्जा का अंतर जो है ना वो चाहिए इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए। ठीक है, तो यहां N1 से N2 में जाने पर दोनों कोष की ऊर्जा के अंतर के बराबर ऊर्जा अवशोषित करेगा। देखिएगा बच्चों, मैंने कहा E1 N1 के लिए, E2 N2 के लिए, और जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जाते जाओगे तो उच्च ऊर्जा स्तर आता जाएगा, मतलब डिफरेंस कितना आ जाएगा, डेल्टा E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, E2 माइनस E1 आ जाएगा। तो ये क्या है, आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा। तो आपको बोले कि भैया आप बोलिए कि N1 से लेकर के N3 में भेजना है, तो आप क्या बोलेंगे, E3 माइनस E1 कर दीजिए, तो वो क्या है, उसकी आवश्यक ऊर्जा हो जाएगी एक उत्तेजित अवस्था में जाने के लिए। ठीक है, एक और पॉइंट देखिए, आयनन ऊर्जा क्या होती है, दो ऊर्जा है हमारे पास, एक तो है आयनन ऊर्जा और एक पृथक्करण ऊर्जा। लगता है दोनों सेम होती है लेकिन अलग अलग है। आयनन ऊर्जा क्या है भैया, इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में बैठा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहां है, अपने ग्राउंड स्टेट में बैठा है। कब, देखिए परमाणु के इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से बाहर निकालने में आवश्यक ऊर्जा। बाहर निकालने का मतलब क्या है बच्चों, यहां पर बाहर निकालने का मतलब है किसी को डोनेट कर देना। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को मालूम भी होगी, जहां तक मैं सोच सकता हूं कि आयनन ऊर्जा आपको मालूम होगी, लेकिन उसमें आपको कंफ्यूजन आएगा कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है। वो कंफ्यूजन मैं आपको यहां दूर कर रहा हूं। वो क्या है कि देखिए इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है। अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन N2 के अंदर है और वो उसका क्या है, MBr के बराबर आता है, N2 है ना, ये देखिए इसका MBr कितना है, 2h/2π। तो 2h/2π जिसका MBr है उसका ग्राउंड स्टेट कौन सा हो गया, सेकंड। वहां से अगर आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हो तो वो क्या कहलाएगी, आयनन ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, जैसे जैसे Na से आपने क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया, तो यहां पे क्या लगी, आयनन ऊर्जा। अच्छा बच्चों ध्यान रखना कि ये जो परमाणु है ना, जो परमाणु जिससे आप इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं उसकी ग्राउंड स्टेट से, वो कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, किसी से भी बॉन्ड नहीं बनाया हुआ होना चाहिए, नहीं तो और उसमें होता क्या है कि और भी बहुत सारे खर्चे लग जाते हैं, है ना भैया। आदमी को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से उठा करके दूसरी जगह ले जाना, तो एक टाइप का खर्चा है, गाड़ी बिठाए ले गए, लेकिन वो आदमी किसी की यहाँ है जिसने नुकसान कर दिया, तो पहले तो उसके नुकसान की भरपाई करो, फिर उसको वहां स्टैंड पे लाओ, फिर वहां से गाड़ी बिठाए, तो और भी बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन अगर कहीं और है, अगर ये किसी और से बॉन्ड बना रखा है परमाणु, तब उसमें और खर्चे करने पड़ेंगे, ये आयनन ऊर्जा अलग से लगेगी।
तो वहां आयनन ऊर्जा टोटल आयनन ऊर्जा के बराबर नहीं है। आयनन ऊर्जा कहां, वो आइसोलेट फॉर्म में होना चाहिए, किसी के साथ बॉन्ड नहीं हो, गैस के फॉर्म में है, अलग अलग होगा, गैस की फॉर्म में तो परमाणु दूर दूर होंगे, किसी से कोई बॉन्ड नहीं, तब इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो आयनन ऊर्जा होगी टोटल खर्चा। एक देखो हमारे पास पृथक्करण की ऊर्जा होती है, ठीक है। पृथक्करण की ऊर्जा का क्या मतलब है, देखो एक तो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट पे रह सकता है, ठीक है ना। अब ग्राउंड स्टेट के अलावा इलेक्ट्रॉन की कौन सी स्थिति हो सकती है, इलेक्ट्रॉन अपने किसी एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है, ठीक है। देखिए अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसकी एक्साइटेड स्टेट से, उत्तेजित अवस्था से बाहर ले जाऊं, परमाणु से बाहर ले जाऊं, तो आवश्यक ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे, पृथक्करण की ऊर्जा बोलेंगे। यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित अवस्था में से बाहर निकालने में लगती है। इसको सेपरेशन एनर्जी भी बोलते हैं, मतलब उस परमाणु से मोहभंग हो जाए उस इलेक्ट्रॉन का, अपनी एक्साइटेड स्टेट में है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ बैठा है एक्साइटेड स्टेट में, यहाँ से उठा करके हम उसको ले जाए, पृथक्करण ऊर्जा है। यहाँ बैठा है ग्राउंड स्टेट में, यहाँ से उठा करके ले जाएंगे तो कैसे जाएगी, आयनन ऊर्जा होगी, ठीक है बच्चों। तो ये है अपना पार्ट 1 बोहर एटॉमिक मॉडल, जिसके अंदर हमने इसकी ये सारी कहानी की बात की है। इसके बाद में आएगा पार्ट 2, जिसके अंदर हम क्या बोलेंगे, इसके एप्लीकेशंस बोलेंगे, और वो एप्लीकेशंस में क्या आएगी, इसकी त्रिज्या कैसे डिनोट कर सकते हैं, आर कैसे बना सकते हैं, उसमें डेरिवेशन वगैरह आएगी जो बोहर ने बताई। उसके बाद में उसकी वेलोसिटी v, उसकी स्पीड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में उसकी क्या आ जाएगी, एनर्जी, हर एक कोर्स की एनर्जी कितनी होती है, ये सब क्या होगा पार्ट 2 बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर आएगा, जिसको हम एप्लीकेशन बोलेंगे, ठीक है बच्चों। तो धन्यवाद आज के लिए। एक बार थोड़ा सा अपन इसका रिकैप देख लेते हैं। बोहर मॉडल ने वो सारी बातें कही, क्या कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है एक गोलाकार पथ के अंदर जो सौरमंडल की तरह है, ठीक है। अच्छा, वो जिस गोलाकार पथ में चक्कर लगा रहा है उसका जो आप बोलोगे कि उसका जो अभिकेंद्रीय बल है बाहर फेंकने वाला, जिसको mv²/r बोला था, वो अंदर खींचने वाले किसके वैद्युतस्थैतिक आकर्षण बल के बराबर होगा, इसीलिए वो अपनी कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा, है ना। इसने पुरानी बात ही दोहराई, क्या दोहराया कि भैया जो आपका परमाणु है उसका नाभिक केंद्रीकृत होता है, धनावेशित है, और उसका मुख्य द्रव्यमान जो है उस केंद्र अपने नाभिक में होता है, बाकी खाली पड़ा है चारों तरफ से। ये बात उसने बोली। इसके बाद में इसने जो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट बोला, वो कहा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही किसी भी कक्षा में चक्कर नहीं लगाता है। रदरफोर्ड भैया आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो ऐसे ही हमें मर्जी आएगा उसमें चक्कर नहीं लगा सकता है, वो उसी में चक्कर लगाएगा जिस कक्षा का कोणीय समय mvr किसके बराबर हो जाए, nh/2π के बराबर हो जाए। और n क्या है, पूर्ण संख्या है, 1 2 3 4 है, यही क्या है उस कोष की संख्या जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, n 1.5 2.5 3.5 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, हर एक कोष क्या होता है, ऊर्जा रखता है, उसकी एक निश्चित ऊर्जा होती है, इसलिए इसको ऊर्जा स्तर भी बोल दिया। तो इन ऊर्जा स्तरों को डिवाइड भी कर दिया कि L M N O P Q, ऐसे नाभिक से दूर जाते हुए इन ऊर्जा स्तरों को डिवाइड भी कर दिया, बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में 1 2 3 4 5 6 कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां घूमेगा, वो निश्चित होता है, nवें कोष में घूमेगा, जिसका mvr nh/2π के बराबर हो जाए, ठीक है। और उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो उसको ऊर्जा अवशोषित करनी पड़ेगी, वापस न्यून ऊर्जा स्तर में आता है तो उसको ऊर्जा उत्सर्जित करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, बोहर के एटॉमिक मॉडल पार्ट 1 में हमने देखी। We will get back with the part 2 as the applications of Bohr model. We will meet again. Till then, thank you very much. Keep studying, keep safe.